फाइनली यार तुम्हारा इतना खतरनाक रिस्पॉन्स देखने के बाद टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 एपिसोड 1 पे तुम्हारा भाई ले आया है एपिसोड 2। और थैंक यू सो मच कि तुम्हारा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स था। अगर तुम ऐसा ही रिस्पॉन्स इसमें भी दिखाते हो तो मैं अगला पार्ट भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। खैर बाकी ज्यादा बकवास ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे एपिसोड 2 के साथ। हमें आगे दिखाई जाती है तारीख जो कि है मार्च 16 2006, जहां पे हम चीफ्यू और ताकेमिची को साइकिल पे देख पाते हैं, जहां पे ताकेमिची चीफ्यू से कहता है कि अब मैं फ्यूचर में वापस जाना चाहता हूं। इस पे चीफ्यू उसे रिप्लाई करता है कि फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है फ्यूचर में जाने का, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा ताकेमिची। तो ताकेमिची उसे रिप्लाई करता है, चीफ्यू तुम समझे नहीं, मैं उस दिन से 2 दिन पहले टाइम लीव करना चाहता हूँ, यानी फ्यूचर में वापस जाना चाहता हूँ। तो चीफ्यू काफी हैरान था और उससे पूछता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जिसमें ताकेमिची रिप्लाई करता है, मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट डे के बारे में, और मैंने अभी तक हीना को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है व्हाइट डे के लिए। व्हाइट डे यानी कि तुम वैलेंटाइन भी समझ सकते हो। मैं इस चीज के बारे में कंप्लीटली भूल गया, और अगर ये बात हीना को पता चली कि मैं व्हाइट डे के बारे में और उसे गिफ्ट के बारे में भूल गया तो वो मुझे मार ही देगी। ताकेमिची यहाँ पे यही सोच रहा था कि उसने आज तक हीना को एक भी व्हाइट डे का गिफ्ट नहीं दिया है, बल्कि हीना ने उसे हर एक व्हाइट डे पे गिफ्ट दिया हुआ है। और यही सोचते सोचते ताकेमिची और चीफ्यू साइकिल से गिर जाते हैं। उसके बाद चीफ्यू उसे कहता है कि ताकेमिची तुम टेंशन मत लो, ये चीज मैं संभाल लूंगा, ये चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके बाद चीफ्यू 3 अलग से एक डब्बे लेके आ जाता है। बॉक्स पोल्का डॉट्स थे, इसके साथ साथ रिबन और कुछ बॉक्स और उसके साथ कुछ नोट्स भी लेके आता है। ताकेमिची चीफ्यू से पूछता है आखिर तुम इन सब चीजों के साथ क्या करने वाले हो। जिसके बाद चीफ्यू उससे कहता है कि मैं इससे हीना के लिए एक अच्छा गिफ्ट बनाऊंगा। जिसमें वो ये भी कहता है कि लड़की किसी भी टाइम से हो, लेकिन पोल्का डॉट्स, रिबन्स और साथ ही में सरप्राइजेस उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जिसके बाद ताकेमिची चीफ्यू को रिप्लाई करता है कि वाह चीफ्यू तुम्हें तो काफी सारी चीजें पता है। जिसके बाद चीफ्यू उन सभी पोल्का डॉट्स पे डेट्स लिख देता है, 14, 15 और 16 मार्च। और वो साथ ही में ताकेमिची को एक लेटर देता है, यानी कि एक नोटपैड देता है, और उस पे कहता है जो भी तुम अपनी मन की बात है वो इस नोटपैड पे लिख, जिसे हम यहाँ पे चिट्ठी के रूप में ऐड कर देंगे। जिसके बाद वो सभी बॉक्स को एक के अंदर एक रख देता है, और वो बताता है कि जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है यानी कि 16 मार्च का, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन उसके जो अंदर बॉक्स होगा यानी कि 15 मार्च, उसके अंदर ताकेमिची का वो लिखा हुआ लेटर होगा, और उसके अंदर जो लास्ट बॉक्स होगा यानी कि 14 तारीख का, उसके अंदर एक रिंग होगी जो कि ताकेमिची हीना को देगा। के बाद दोनों ही ये मान जाते हैं कि भाई चीफ्यू का प्लान वर्क करेगा, और ताकेमिची भी काफी खुश हो जाता है कि फाइनली वो हीना को यहाँ पे सरप्राइज कर देगा इस गिफ्ट के थ्रू। और फाइनली यहाँ पे हीना भी पार्क में आ जाती है। ताकेमिची भी हीना को देख के सोच लेता है कि ये गिफ्ट देने से पहले सबसे पहले वो हीना से माफी मांगेगा, लेकिन यहाँ पे अचानक से चीजें उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि हीना पहले ही सर झुका के ताकेमिची से सॉरी बोल देती है। यहाँ पे हीना सॉरी इसलिए बोली थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि भाई लास्ट में जब डेथ हुई थी किसेकी और एमा की, जिसकी वजह से वो काफी टाइम से अच्छे से सो भी नहीं पा रही थी, और वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी, और वो इसका जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका फॉल्ट है, उसकी वजह से ही एमा और यहाँ पे किसेकी मारे गए थे। ये सब चीजें कन्फेस करते करते वो रोने लगती है ताकेमिची के सामने। ये सब चीजें सुन के ताकेमिची भी काफी ज्यादा सरप्राइज था, और वहां पे चीफ्यू को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन ताकेमिची यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, वो सीधा उन बॉक्स के पास जाता है जो कि चीफ्यू ने बनाए थे, और उसमें से सीधा रिंग निकाल के लाता है और चला आता है सीधा हीना के पास। इसके बाद ताकेमिची वो रिंग दिखा के हीना को बोलता है कि आई एम सॉरी हीना, मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन ये तुम्हारा व्हाइट डे का गिफ्ट है। जिसके बाद ताकेमिची ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई भी अच्छा सुपर मूव नहीं है, और ना ही मैं फ्यूचर में जाने के बाद अमीर होने वाला हूँ या रिच होने वाला हूँ, लेकिन इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। उसके बाद वो सीधा हीना के पास जाके बोलता है कि हीना प्लीज मुझसे शादी कर लो। अब ये सुन के भाई चीफ्यू तो शॉक होता है, उसके साथ साथ हीना भी वहां पे शॉक हो जाती है। बात ताकेमिची यहाँ पे ही नहीं रुकता, वो सीधा कहता है हीना से कि हीना अगर तुम्हें ऐसा कभी भी फील हो तो तुम वापस से मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा कंफर्ट देने के लिए रेडी रहूंगा। तो लेट्स गो हीना, हम 12 साल बाद सेम टाइम पे शादी करते हैं। वहां पे हम इसके बाद देख पाते हैं नाओतो को, जो कि लिटरली ये चीज सुन के खुद शॉक हो जाता है। इसके बाद नाओतो कहता भी कि क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। जिसके बाद ताकेमिची अपना हाथ नाओतो की तरफ बढ़ा देता है, और वो नाओतो से कहता भी है कि फाइनली ये यहीं पे खत्म होता है। ये सभी चीजें इसी पार्क से शुरू हुई थी और यहीं पे आज ये खत्म होने वाली है। साथ में वो ये भी कहता है कि हमारा जो फाइनल हैंडशेक है वो भी यहीं पे होना चाहिए। जिसके बाद ताकेमिची नाओतो को थैंक यू भी बोलता है। जिसके बाद ताकेमिची ये भी बोलता है नाओतो से कि फ्यूचर में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है इन सभी चीजों को सॉल्व करने में। के बाद नाओतो ताकेमिची से पूछता है इसका मतलब मैं और मेरी बहन फ्यूचर में जिंदा है। जिसपे ताकेमिची उसे रिप्लाई करता है हाँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों ही फ्यूचर में जिंदा है।
वो हैंडशेक करने से पहले एक बार फिर से हीना और हमारे चीफियो से कहता है कि चलो फिर से मिलते हैं फ्यूचर में, और इसके बाद वो हैंडशेक करके फ्यूचर में चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं ताकीमिची अपने आप को एक वॉशरूम में पाता है जहाँ पे वो अपना मुंह धो रहा था। इसके बाद ताकीमिची भी कम्प्लीटली ब्लैंक था कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। थोड़ी देर में ताकीमिची को रियलाइज हो जाता है कि वो फ्यूचर में वापस आ गया है, और अगर वो फ्यूचर में वापस आया है इसका मतलब नाओतो भी जिंदा है, जिसका ताकीमिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सोच के। लेकिन ताकीमिची को फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सूट पैंट में यहाँ वॉशरूम में क्या कर रहा है, और आखिर वो भी है कहाँ पे एग्जैक्टली। थोड़ी देर में वहां पे हम देख पाते हैं कि शादी का बेल बजने लगता है, जिसके बाद ताकीमिची को अपना वादा याद आता है जो कि उसने हीना से किया था 12 साल बाद शादी करने का फ्यूचर में। इसके बाद ताकीमिची को लगता है कि आज आई थिंक वही डे है, और वो वहां से हड़बड़ाहट में भागता है सीधा बाहर, और उसके सामने आ जाती है फाइनली हीना। जिसके बाद हीना उससे कहती है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो ताकीमिची, यहाँ पे वेडिंग बस स्टार्ट ही होने वाली है तो जल्दी चलो। इसके बाद हीना ताकीमिची का हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है, लेकिन ताकीमिची अभी तक भी चीजें प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हीना ताकीमिची से कहती है कि जल्दी करो ताकीमिची, तुम एक दूल्हे को आखिर कितना वेट कराओगे। जिसके बाद ताकीमिची हीना से पूछता है दूल्हा। इसके बाद हीना उसको रिप्लाई करती है कि आज हायासुडा-कुन की शादी है। इसके बाद ताकीमिची कहता है भाई ये हायासुडा-कुन कौन है आखिरकार। जैसे ताकीमिची और हीना वेडिंग हॉल के पास पहुंचते हैं तभी उनको एक बंदा कहता है कि ताकीमिची तुम बहुत लेट हो, जाके उस चेयर पे बैठ जाओ। जिसके बाद ताकीमिची दूल्हे को देख के एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि भाई साहब दूल्हा और कोई नहीं हमारा पाचिन था। के बाद ताकीमिची जैसे ही अपनी नजर चारों ओर घुमाता है उसको टोक्यो माजी गैंग के यानी कि तोमान के सभी मेंबर्स देखने को मिलते हैं। हमारे सभी कैप्टन, वॉइस कैप्टन सभी वहां पे वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए थे, और इस चीज को देखने के बाद लिटरली ताकीमिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वहां पे सभी के सभी लोग जिंदा थे। ताकीमिची को भी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सभी लोग वहां पे वेडिंग हॉल में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। ताकीमिची को वो डे याद आता है जिस दिन हीना ने अपनी जान गंवाई थी कार एक्सीडेंट में। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पाचिन की वेडिंग चल रही थी, सभी बहुत खुश थे, लेकिन ताकीमिची और हीना एक साथ एक जगह पे बैठे हुए थे। इसके बाद हीना ताकीमिची से कहती है कि ताकीमिची मैं जानती हूँ कि तुम अभी अभी फ्यूचर से लौट के आए हो, और ये काफी अच्छी बात है कि अब हम सेम एज के हैं। आज के दिन के लिए ही मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट कर रही थी, तुम्हारा स्वागत है ताकीमिची-कुन। इसके बाद ताकीमिची बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये कोई सपना नहीं है। जिसके बाद हीना कहती है कि मैं अकेली नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं। इसके बाद वहाँ पे चीफियो आता है और ताकीमिची से कहता है ताकीमिची हम सब तुम्हारा 12 साल से इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद ड्रैगन भी वहाँ पे आता है और कहता है कि इस बात पे विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से हम सब जिंदा हैं ताकीमिची। जिस पे हीना भी ताकीमिची को कहती है कि तुम कमाल के हो ताकीमिची, मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर तुमने कितने सारे लोगों को बचाया होगा। इसके बाद ताकीमिची ये भी कहता है हीना से कि मैं अकेले ये सब नहीं कर पाया हूँ, सभी लोगों ने मेरी हेल्प की है जिसकी वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। इसके बाद हम सब देख पाते हैं कि यहाँ पे सभी पाचिन के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि पाचिन अभी फ्यूचर में अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है, और जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और प्यान-कुन भी पाचिन के साथ ही उसकी हेल्प कर रहा है उसके बिजनेस को संभालने में। मिस्यो यहाँ पे फैशन डिजाइनर बन चुका है, हाकाई उसके लिए मॉडलिंग का काम करता है। यूजुहा जो कि हाकाई की बहन है वो अभी इस टाइम हाकाई के मैनेजर है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे स्माइली और एंग्री की तो दोनों ही एक रामेन शॉप चलाते हैं, और काजुटोरा उनकी हेल्प करता है उस शॉप में और उनके साथ ही काम करता है। और चीफियो यहाँ पे एक पेट शॉप चलाता था। और अगर बात करें ड्रैकन और इनोपी की, वो दोनों ही एक शॉप चलाते हैं जो कि मोटरसाइकिल्स की शॉप है। ताकीमिची हमको इन सब चीजों के बारे में डिटेल दे रहा था, तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे नाओतो की, जो कि बिल्कुल जिंदा था। नाओतो उससे कहता है कि ताकीमिची फाइनली वक्त आ चुका है, तुमने फाइनली टाइम को चेंज कर दिया है, इस बार तो तुम्हें चाहिए था वो भी तुमने हासिल कर लिया है। नाओतो को इसे सही सलामत देख के ताकीमिची काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और सीधा नाओतो के गले लग जाता है। फिर ताकीमिची काफी ज्यादा इमोशनल होकर नाओतो से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ नाओतो कि तुम जिंदा हो। जिसपे नाओतो भी से कहता है ऑफ कोर्स, अगर मैं जिंदा नहीं था तो तुम फ्यूचर में कैसे आते। फिर नाओतो ये भी कहता है कि ताकीमिची फाइनली हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ये वो दुनिया है जहाँ पे मेरी बहन जिंदा है। लेकिन ताकीमिची जब सभी लोगों को देख रहा था तभी वहाँ पे उसे एक पर्सन मिसिंग लगता है, जो कि था माइकी, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग थे लेकिन माइकी नहीं था। इसके बाद ताकीमिची सभी से वहाँ पे पूछता है कि आखिर माइकी-कुन कहाँ पे है, जिस पे ड्रैगन उसको रिप्लाई करता है कि माइकी ने विदेश में एक रेस्टोरेंट खोला है और वो इस टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैसिव हिट हुआ है। चीफियो भी यहाँ पे रिप्लाई करता है कि आज वो आने वाला था लेकिन किसी काम में फंसने की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाया। और ताकीमिची ये सुन के बहुत ज्यादा खुश था और ड्रैगन भी उसको बोलता है कि ताकीमिची माइकी भी तुमसे यहाँ पे मिलना चाहता था।
और उसके बाद फाइनली शादी यहाँ पे खत्म होती है, जहाँ पे अब देख पाते हैं हिना और ताकेमिची आराम से रोड पे चलते हुए जा रहे थे, जिसपे ताकेमिची हिना से कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ कि मैं माइकी से मिल नहीं पाया, लेकिन वो काम में बिजी है तो ये काफी अच्छी बात है मेरे लिए। तो हिना उसे रिप्लाई करती है कि ताकेमिची आगे से हम भी बिजी होने वाले हैं, जिसपे ताकेमिची बोलता है हम भी बिजी होने वाले हैं मतलब, जिसके बाद हिना ताकेमिची से बोलती हुई कि आज से ठीक 3 महीने बाद हमारी भी वेडिंग है ताकेमिची, जिसपे ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसके बाद हिना उसे बोलती है कि ताकेमिची तुमने सबकी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, 12 सालों में तुमने बहुत कुछ चेंज किया और 12 साल से ही मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तो चलो फाइनली हम शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। इसके बाद हिना ताकेमिची से ये भी कहती है कि शादी के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है, इवन वेन्यू वगैरह भी सब डिसाइड हो चुका है, लेकिन बजट टाइट है इसलिए सभी चीजें थोड़ी कम की गई हैं। लेकिन हिना ताकेमिची से कहती है कि अभी उसका ड्रेस तैयार नहीं हुआ है तो क्यों ना उसका ड्रेस देखने चलें, इसमें ताकेमिची भी काफी ज्यादा हैप्पी होता है इस बात को सुन के। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं ताकेमिची और हमारी हिना दोनों ही मित्सुया की शॉप पे आ चुके थे, जहाँ पे मित्सुया ही उन दोनों के ड्रेसेस को डिजाइन कर रहा था। इसके बाद ताकेमिची की नजर पड़ती है हिना के वेडिंग ड्रेस पे, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसके बाद हम देख पाते हैं यूजा और हाकाई भी वहाँ पे अवेलेबल थे, और यहाँ पे हम देख पाते हैं मित्सुया ताकेमिची के कोट को सिल रहा था। वो ताकेमिची के ड्रेस का अच्छे से माप भी ले, जिसके बाद हर कोई मित्सुया के काम की तारीफ भी कर रहा था। और यहाँ पे मित्सुया कहता भी है कि ताकेमिची मैंने इससे पहले तुम्हारे लिए सिर्फ तोमान की यूनिफॉर्म सिली थी। यहाँ पे हाकाई और युजुआ के भी आने का हमें रीजन पता चलता है क्योंकि वो बाहर जाने वाले थे मॉडलिंग के लिए, लेकिन हाकाई बाहर जाने से पहले एक बार ड्रैकन की दुकान पे जाके उन सभी बाइक्स को चला के देखना चाहता था और अपना जो भी पास था उसको एक बार फिर से जीना चाहता था। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सभी की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन ताकेमिची अपनी उसी जिंदगी में था, यानी कि वो एक सीडी की शॉप पे वर्क कर रहा था और लिटरली वो उसी लड़की के अंडर काम कर रहा था जो कि उससे एज में भी छोटी थी। यहाँ तक कि ताकेमिची का जो अपार्टमेंट था उसका अपार्टमेंट भी वही पुराना वाला अपार्टमेंट था जिसमें वो पहले से ही रहता हुआ आ रहा था। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है वहां पे देखता है वो बहुत ज्यादा कचरा, जिसको देख के वो फाइनल डिसाइड करता है कि वो इन सबको क्लीन करेगा। और फिर कुछ दिनों बाद ताकेमिची अपने अपार्टमेंट में आराम से लेट के टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं एक न्यूज चल रही थी एक गैंग से रिलेटेड। यहाँ पे उस गैंग का नाम पता चलता है बॉटन गैंग, जिसने पब्लिकली बहुत ज्यादा लफड़ा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से ही काफी ज्यादा ये चीज न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। ताकेमिची देखते हुए यही सोच रहा था कि शायद इस टाइमलाइन में भी अभी भी तोमान के जैसे और भी गैंग्स चलती हैं। और इसके बाद हमें बॉन्टन ग्रुप के काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं टीवी में ही। के बाद ताकेमिची एक बंदे को देख के अचानक से फ्रीज हो जाता है, और जब उसके नेक के पीछे का एक इयररिंग जैसा निशान देखने को मिलता है, जिसको देख के ताकेमिची भी ये सोचता है कि ये निशान तो मैंने देखा सा लग रहा है। और बस यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया है तो दबा के लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।